Hello students, today we are going to discuss the format of an article. आर्टिकल राइटिंग आपका टॉपिक है जो एग्जाम में आता है और आर्टिकल राइटिंग आपका डायरी एंट्री के साथ चॉइस में आता है. ठीक है, तो डायरी एंट्री या आर्टिकल राइटिंग आपको करना होता है. जिस स्टूडेंट को आर्टिकल राइटिंग बेटर लगता है वो आर्टिकल राइटिंग कर सकता है और अगर डायरी एंट्री करना चाहें तो डायरी एंट्री कर सकते हैं. बट हमें क्लास में दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल या हेडिंग आपके आर्टिकल का ज़रूरी है. अगर ये चीज़ मिस कर दी तो आपका 1 मार्क ख़त्म हो सकता है. ओके, टाइटल या हेडिंग आप लिख देते हो क्वेश्चन नंबर 4 और सीधा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये कर देते हो तो वो गलत होता है. सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते हम इसको. सबसे पहले हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हमने टाइटल या हेडिंग लिखना है जिस टॉपिक पे हमने आर्टिकल लिखना होता है. और टाइटल और हेडिंग आपका शुड बी आई कैचिंग. आई कैचिंग मतलब नज़र पड़ते ही उसको पढ़ने का मन करे कि ये क्या है. एंड इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम, और उसको पढ़ने से ही सेंट्रल थीम दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए, झलकना चाहिए कि किस टॉपिक पर, किस थीम पर ये आर्टिकल लिखा गया है. राइटर्स नेम इंक्लूड्स द नेम एंड और द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथर. अब आपने टाइटल के ठीक नीचे राइटर्स नेम लिखना होता है. ये आपको याद रहना चाहिए, बाय लाइन जिसको बोलते हैं. ठीक है, बाय वर्ड लिख के और अपना नेम जो भी गिवन होता है वो हम लिखते हैं बाय अनुज शर्मा. ओके, तो इस तरह से ये बाय लाइन होती है आपकी. सपोज आप लिख रहे हो टाइटल ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका हेडिंग हो गया, और इसके बाद आप बाय लाइन लिखते हो बाय अनुज शर्मा कि ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कौन आर्टिकल लिख रहा है, अनुज शर्मा. ओके, तो राइटर्स नेम आएगा. ये भी अगर आप मिस करोगे तो 1 मार्क लूज होता है. दोनों चीज़ों को लिखने का 1 मार्क है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर रखी है तो आपके 1 मार्क डिलीट हो सकते हैं. इंट्रोडक्शन, तो आपके इंट्रोडक्शन कैसे आएगी आर्टिकल लिखने के टाइम. आर्टिकल जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने बताना होता है. टॉपिक शुड बी पुट इन पर्सपेक्टिव, शुड ड्रॉ रीडर्स अटेंशन, शुड गिव सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स. ये हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, पढ़ने वालों की अटेंशन अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए जाने चाहिए जो स्टार्टलिंग हो, हैरान कर देने वाले कि अच्छा ऐसा भी होता है, रीडर को ये लगना चाहिए. उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक. उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ हो रहा है, और उसके बाद उसको हमने डेवलप करना है. इट शुड स्पेल आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक. उस टॉपिक के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताने चाहिए इसमें, जैसे उसकी मेरिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स उसके नुकसान क्या हैं, कॉजेज कारण क्या हैं उसके, इफेक्ट्स प्रभाव क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके परिणाम क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं. ये सब चीज़ें उसमें हमने अगले पैराज में बतानी होती है. नेक्स्ट आपका आता है वाइंडिंग अप. जब कंक्लूडिंग पॉइंट होता है, वाइंडिंग अप मीन्स लास्ट से पहले वाला जो पैरा होता है. इट शुड इंक्लूड ओपिनियन, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस, क्रिटिसिज्म, कॉल फॉर एक्शन. इसमें होना चाहिए हमारा ओपिनियन, हमारी क्या राय है हमारे उस टॉपिक के बारे में, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस हम क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए, क्रिटिसिज्म मीन्स लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही, कॉल फॉर एक्शन कि क्या किया जाना चाहिए. और उसके बाद आपका लास्ट में कंक्लूजन पार्ट होता है. कंक्लूड विद अ सजेशन, होप, अ वार्निंग और एन अपील. लास्ट में या तो एक सजेशन दीजिए या होप जाहिर कीजिए कि उम्मीद है ऐसा हो जाएगा, या कोई वार्निंग दीजिए या एक अपील कीजिए, लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि ये करना चाहिए. ओके, तो ये आपके पॉइंट्स हैं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग के पॉइंट्स. So let us see one sample article. Suppose we are going to write a sample article on the topic global warming, its impact on life.
ग्लोबल वार्मिंग का हमारे जीवन पर प्रभाव। और इसमें आप ये हेडिंग हो गया, उसके बाद बाय लाइन होती है आपकी हिमांशु शर्मा, या आप लिख सकते हो बाय हिमांशु शर्मा। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू आवर इग्नोरेंट बिहेवियर एंड नेग्लिजेंस आवर ग्लोब हैज़ बिकम वार्मर देन एवर बिफोर। हमारा अनजानेपन में, इग्नोरेंट बिहेवियर कि हमें नहीं पता रहता किस चीज़ का, या नेग्लिजेंस हमारी लापरवाही से ग्लोब हमारा गर्म होता जा रहा है। We have been cutting down trees to accommodate the increasing human population. Human population जो बढ़ती जा रही है उसको बसाने के लिए हम पेड़ काटते चले जाते हैं। The modern society has abandoned all the traditional ways of lifestyle which had a much lesser harmful impact on our environment. और हमारी मॉडर्न सोसाइटी ट्रेडिशनल तौर तरीकों को, लाइफस्टाइल के ट्रेडिशनल तौर तरीकों को छोड़ती चली जा रही है। वो तौर तरीके जिनसे बहुत कम प्रभाव पड़ता था, हार्मफुल प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पे, उनको छोड़ते जा रहे हैं। We are using as well as wasting a huge amount of power to run various machines and gadgets. अलग अलग तरह की मशीन्स और गैजेट्स को चलाने के लिए हम इतने ज़्यादा पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं। There are a million vehicles on the road at a single time. और एक ही टाइम पे millions of vehicles, लाखों करोड़ों व्हीकल एक टाइम पे सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं। We have built huge factories, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी हैं, that emit deadly pollutants in the air as well as water. और इनकी वजह से जानलेवा पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो पोल्यूशन फैलाने वाले केमिकल्स हमारी एयर में और वाटर में मिक्स होते जा रहे हैं। All these result in excessive carbon emissions leading to global warming. और इन सब से, गैजेट्स से, व्हीकल्स से, फैक्ट्रीज से कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट पैरा, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड अस इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। पहले हमने इंट्रोडक्शन दी ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये कैसे हो रहा है, फिर उसका असर क्या हो रहा है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका असर पड़ा है। द राइज इन टेम्परेचर हैड लेड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघलते जा रहे हैं। फ्लड्स एंड साइक्लोन्स नाउ स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। कभी भी फ्लड आ जाता है, कभी भी साइक्लोन्स आ जाते हैं। ड्राउट्स हैव लेड टू अ स्टीप फॉल इन फूड ग्रेन्स। और अकाल, सूखा पड़ जाता है कई जगह पे, और अचानक से फूड ग्रेन्स में, खाने पीने के अनाज जो उगाते हैं उसमें गिरावट आ जाती है। इन सम एरियाज देर इज़ वाटर लॉगिंग वाइल इन सम अदर्स द वाटर लेवल हैज़ फॉलन डाउन। कुछ एरियाज में पानी का जमाव बना रहता है, जम एक जगह पे इकट्ठा रहता है बहुत बहुत टाइम तक, कई महीनों तक, और कुछ एरियाज में वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। नेक्स्ट, द नीड ऑफ द आवर इज टू टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू रूट आउट ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऐसा होने से इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इमीडिएट और इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रूट आउट किया जा सके, जड़ से उखाड़कर इस समस्या को फेंका जा सके। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग टू टेक स्मॉल स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। और हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी तरफ से एक हेल्प करे एनवायरनमेंट को सेव करने में, अपने ग्लोब को, वर्ल्ड को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में। कैसे? वी शुड चेक द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स एंड ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज एंड व्हेन पॉसिबल। सड़कों पर व्हीकल्स की संख्या को चेक करें, कंट्रोल करें, और जब और जहाँ पर और जितना पॉसिबल है उतना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बसेस को, ट्रेन्स को यूज़ करें। We should plant more trees. We should use less power and stop wasting even a drop of water. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, कम से कम पावर को, बिजली को खर्च करें, और पानी की एक भी बूंद वेस्ट ना होने दें। The government should take regulatory measures in earnest
इन अर्नेस्ट मीन्स ज़रूरी तौर पर, बिल्कुल अर्जेंटली गवर्नमेंट को। रेगुलेटरी मेजर्स मीन्स अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करने में, कुछ ऐसे प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। ओनली देन कैन वी सेव आवर ग्लोब फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तभी हम अपने ग्लोब को तबाही से बचा पाएंगे। सो इन दिस वे यू विल राइट योर आर्टिकल। थैंक यू।